विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज का हमारा मुद्दा है नहीं बढ़े डीजल और पेट्रोल के दाम। नहीं बढ़ा है। अगर प्रति व्यक्ति आमदनी क्या है, इससे तुलना करेंगे तो अभी पेट्रोल डीजल के दाम बहुत कम है। जी हाँ, उपेंद्र तिवारी कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम अभी उतनी तादाद में नहीं बढ़े हैं जितना बढ़ना चाहिए। दरअसल उनका कहने का मतलब यह है कि जितनी लोगों की आमदनी बढ़ी है उस हिसाब से पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं। दूसरा तर्क ये भी दे रहे हैं कि भाई ये जो डीजल और पेट्रोल है वो तो लग्जरियस है, बड़े लोगों का मामला है। छोटे लोग तो डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल करते नहीं। वो कह रहे हैं 95% लोग तो पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। अब विपक्ष इस पर हमलावर हो गया है, कह रहा है कि दाम है कि थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं। 100 का आंकड़ा पार कर गया, लोग डर रहे थे कि कब 100 का आंकड़ा पार करेगा, एक बार 100 का हो जाए झंझट खत्म हो जाए। 73 रुपए से शुरू हुआ था और आज 100 का आंकड़ा भी पार कर गया, 117 तक पहुंच गया। लेकिन ये दाम है कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। विपक्ष हमलावर है, कह रहा है कि दाम थाम नहीं पा रहे और उस पर से ये मतलब जले पर नमक छिड़कने की तरह काम कर रहे हैं। और दूसरा उपेंद्र तिवारी जी कह रहे हैं कि भाई 95% लोग चलाते नहीं है, तो आराधना मिश्रा और तमाम विपक्षी नेता कह रहे हैं 37% तो खाली 2 व्हीलर हैं जो गाड़ी चलाते हैं। 4 व्हीलर की तो बात छोड़ दिए, लाखों की तादाद में 2 व्हीलर यहाँ हर साल निकलती है और कोशिश यही होती है कि ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां निकले जिससे देश का विकास हो। तो क्या विकास रुक गया है देश का? क्या अब गाड़ियां नहीं बन रही हैं? क्या गाड़ियां कम हो रही हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं जो आपको बताएगी, जो आपको दर्शाएगी दरअसल ये पूरा मामला क्या है। नहीं बढ़ा है। अगर प्रति व्यक्ति आमदनी क्या है, इससे तुलना करेंगे तो अभी पेट्रोल डीजल के दाम बहुत कम है। बीजेपी नेता और यूपी की योगी सरकार में खेल युवा कल्याण मंत्री उपेंद्र तिवारी ने गुरुवार को अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि डीजल और पेट्रोल की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, बल्कि देश की 95% जनता पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल ही नहीं करती। इसके अलावा बेरोजगारी के सवाल पर उपेंद्र तिवारी ने कहा कि राज्य की वर्तमान सरकार में जो शख्स मेहनत करके परीक्षा पास करेगा सिर्फ वही अधिकारी बनेगा। पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल और डीजल बिजली की सप्लाई सरकार कर रही है। आज चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो 4 व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं, जिनको पेट्रोल की उपयोगिता है। आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है। और इस हिसाब से अगर अन्य राज्यों की तुलना करेंगे तो अभी उत्तर प्रदेश में और देश में बहुत कम मूल्य बढ़े। मंत्री उपेंद्र तिवारी यूपी के उरई में आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव से जुड़े कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। यहाँ उनसे बेरोजगारी और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर सवाल किए गए, जिस पर उन्होंने अजीबोगरीब प्रतिक्रिया दी। उपेंद्र तिवारी के बयान के बाद महंगाई के मुद्दे पर यूपी में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा ने उपेंद्र तिवारी पर जमकर तंज कसा। एक बात बताना चाहती हूँ, जो उन्होंने कहा कि 5 से 10% लोग ही 4 व्हीलर लेते हैं, जो आंकड़े मेरे नहीं है, जो वेबसाइट पे उपलब्ध है कि इस देश में 33% आबादी 2 व्हीलर पे चलती है और वो पेट्रोल से ही चलती है। तो जब सुबह निकलेंगे उपेंद्र जी, तो मैं उनसे यही कहूंगी कि मोटरसाइकिल की तरफ जरूर देख लिया करें सड़क पे चलती, और उन नौजवानों से पूछें कि महंगाई है कि नहीं। उपेंद्र तिवारी के बयान को लेकर सपा और बसपा ने भी जमकर निशाना साधा। अखिलेश और मायावती ने ट्वीट करते हुए बीजेपी के खिलाफ हमला बोला और महंगे पेट्रोल डीजल पर दिए गए बयान पर तंज कसते हुए लिखा, आने वाले समय में जनता इन्हें खुद पैदल कर देगी। बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पिछले लंबे समय से बढ़ोतरी लगातार जारी है। गुरुवार को फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 पैसे की बढ़ोतरी की गई। अक्टूबर के महीने में ईंधन की कीमतों में अब तक 5 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। यूपी में पेट्रोल डीजल 100 रुपए के ऊपर पहुंच चुका है। लोग महंगाई से परेशान हैं। ऐसे में उपेंद्र तिवारी के बयान ने नया मुद्दा खड़ा कर दिया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।
जी हाँ, नहीं बढ़े हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। कह रहे हैं उपेंद्र तिवारी जी, और वो इसलिए कह रहे हैं कि जितनी सैलरी बढ़ी है, जितना पैसा बढ़ा है लोगों का, उस लिहाज से पेट्रोल और डीजल के दाम अभी बढ़े नहीं है। तो क्या अभी और दाम बढ़ने चाहिए? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल ये भी है, कह रहे हैं कि 95% लोग पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अरे भाई, पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल तो 37% आराधना करनी है कि लोग करते हैं, 2 व्हीलर वाले करते हैं, और 4 व्हीलर वाले भी तमाम यहाँ पर लाखों की तादाद में यहाँ पर है। और इसके साथ साथ में जो नई टेक्नोलॉजी आ रही, नए चीज़ें आ रही हैं, पेट्रोल उसमें भी इस्तेमाल हो रहा है, डीजल का किसान इस्तेमाल करते हैं, किसान अपनी खेती के लिए इस्तेमाल करता है। तो क्या है ये पूरा मसला, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ यहाँ लखनऊ स्टूडियो से 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आसिफ रिजवी साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आसिफ रिजवी साहब आपका। केसी जैन साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। सुरेंद्र अग्निहोत्री जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत स्वागत है। और शशिकांत पांडे जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है सर। और साथ ही साथ में हमारे साथ में R.A. उस्मानी साहब भी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं। उस्मानी साहब, आपका भी खैर मकदम है इस कार्यक्रम में। सीधा केसी जैन साहब का रुख करेंगे। केसी जैन साहब, क्या कहेंगे इस बयान को लेकर के? देखिए आदरणीय दीप जी, पहली बात तो ये है कि उपेंद्र तिवारी जी का जो भी बयान है, ये उनका एक तरीके से व्यक्तिगत बयान है, क्योंकि पार्टी की तरफ से उनके बयान को कहीं पर भी ये कहते हुए नहीं पाया गया कि उन्होंने कहीं से आंकड़ा लिया है, कहीं से डाटा लिया, वो सही है। देखिए, पेट्रोल डीजल के जहाँ तक रेट की बात है, तो ये तो कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की जब से केंद्र में सरकार आई है 2014 से, तब तक अगर हमने 6 साल तक पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी नहीं होने दी, कंट्रोल रखा। लेकिन इस कोरोना काल में जिस प्रकार से सरकार के सारे की सारे आय के स्रोत बंद हैं, और साथ ही साथ सरकार के ऊपर जिस प्रकार से जो जनता को सुविधाएं देना है उसके बोझ बढ़ा है, ऐसे में अगर कुछ रेट इसमें बढ़े, इसको माना जा सकता है। लेकिन जो उपेंद्र तिवारी जी का बयान है, उनका व्यक्तिगत बयान है, हमें लगता है इसका स्पष्टीकरण उपेंद्र जी देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहीं पे भी इस तरीके का कोई वो नहीं है कि 5% लोग गाड़ी इस्तेमाल करते हैं या ऐसा कुछ है। देखिए, सरकार का लगातार प्रयास है कि जनता जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन उपलब्ध हो और सुविधाएं उपलब्ध हो, साथ ही साथ महंगाई की मार जनता के ऊपर न पड़ने पाए, इसका भी सरकार ने लगातार प्रयास किया। लेकिन हाँ, कोरोना काल के बाद से कुछ रेट बढ़े हैं, और इसको कंट्रोल करने के लिए बाकायदा सुश्री सीतारमण जी ने और माननीय मोदी जी ने और अमित शाह जी के बीच में कई बार मीटिंगें भी हुई हैं। लेकिन जो रेट बढ़े हैं उसको जल्दी से जल्दी कंट्रोल करने का प्रयास भी किया जा रहा है कि किस प्रकार से टैक्स में छूट दे करके या कुछ करके, अगर जो पेट्रोलियम पूरा की पूरा इन लोगों को जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार में स्वतंत्रता दी गई, उसके बाद में इसके रेट नियंत्रण जो है वो कंपनियों के पास में एक तरीके से है। तो इनकी स्वतंत्रता के बाद में ये किस प्रकार से टैक्स वगैरह में कमी करके कैसे राहत दी जाए, इस पे लगातार विचार हो रहा है। लेकिन हाँ, कुछ रेट में इधर 1 साल में कुछ बढ़ोतरी हुई है, लेकिन सरकार आने के बाद में 6-7 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिल्कुल पेट्रोल और डीजल के दामों को नियंत्रण में रखने की कोशिश की। ठीक है, आसिफ रिजवी साहब क्या कहेंगे आप? केसी जैन साहब करेंगे, ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, ये पार्टी का बयान और सरकार का बयान नहीं है। देखिए, वो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है, और सरकार के मंत्री का बयान जो है मंत्री का बयान है, और वो एक बहुत महत्वपूर्ण पद के ऊपर है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के वो शहर के महामंत्री हैं, वो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे बड़े बड़े लोगों को मंत्री बनाया है, तो आप समझ जाइए कि मंत्री परिषद कैसा है, पहली बात। दूसरी बात, अभी हमारे भाई ने बड़े उससे कहा कि साहब पेट्रोल के दाम अभी 1 साल से बढ़े हैं। मैं बता दूं, जब यूपीए सरकार थी, पेट्रोल के दाम जो थे 70 रुपए थे, आपने जो है और 50 रुपए से 70 रुपए की आपने साहब उसको 100 क्रॉस कर दिया है। मोदी जी की एज भी क्रॉस हो गई। मोदी जी चिल्ला चिल्ला कहते थे, जब वो मुख्यमंत्री थे वहाँ, तो साहब पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार पे काम नहीं कर रही है। आप प्रधानमंत्री हैं, आपको सोचना चाहिए। इंटरनेशनल प्राइस यही थे और हम पेट्रोल देते थे साहब 65 रुपए, और आज ये पेट्रोल दे रहे हैं 100 का आंकड़ा पार कर गया है। कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार की लापरवाही है, इच्छा शक्ति की कमी है, वर्किंग की कमी है।
और उसके ऊपर इनके मंत्री ऐसा बेतुका बयान देते हैं। आप कहना चाहते हैं कि साहब उत्तर प्रदेश की जनता या देश में बहुत कम जनता जो है पेट्रोल का प्रयोग करती है। पेट्रोल का प्रयोग तो सबसे ज्यादा लोग करते हैं। वो लोग करते हैं, स्टूडेंट करते हैं, जो ओला में काम कर रहे हैं वो करते हैं। अब ओला बाइक चल रही है साहब, आपको पता ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में पेट्रोल का यूज सबसे ज्यादा वो लोग करते हैं जो कमजोर वर्ग के होते हैं। आपको क्या लगता है कि मोटरसाइकिल के ऊपर कौन लोग चलते हैं? मध्यम वर्ग के लोग चलते हैं। सबसे ज्यादा टैक्स भी वही पे करते हैं। तो आप इतना ज्यादा इंडायरेक्ट टैक्स ले रहे हो, माचिस से लेकर और पानी तक पे। मतलब देश में अगर हमें पानी भी पीना है तो उस पर भी हम टैक्स दे रहे हैं, अब उसके बाद पेट्रोल पर भी टैक्स दे रहे हो। तो अपनी लापरवाही पर आप अपनी लापरवाही को इस तरह से जो है जनता के ऊपर थोप नहीं सकते। और इस तरह के बेतुके बयान, अगर आप मानते हो कि ये बयान गलत है तो मंत्री को बर्खास्त कर दो, क्योंकि उसने पूरे देश की जनता को जो ना एक तरह से देखिए कि उसको दिल जलाया है, दिल। बिल्कुल बर्खास्त करना। डॉक्टर आरिफ उस्मानी साहब क्या कहेंगे आप? अखिलेश जी ने एक बढ़िया शानदार ट्वीट किया और कहा कि जिस तरह से 85% लोगों की आपने बात की है, यही 85% लोग आपको विदा कर देंगे। बिल्कुल सही ट्वीट किया है उन्होंने, क्योंकि जो है जो मंत्री का बयान है, जो सरकार में मंत्री हैं, उनके बयान को व्यक्तिगत बयान नहीं माना जा सकता है, क्योंकि जो मंत्रिपरिषद के लोग होते हैं उनका सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। और इस तरीके का बेतुका बयान दे करके उन्होंने जो है जनता का मजाक उड़ाया है कि 5% लोग इस्तेमाल करते हैं। जो सरकारी आंकड़े हैं वो 35% के आंकड़े हैं कि 35% जनता जो है वो मोटरसाइकिल पे चलती है। और जो ये आंकड़े कैसे आते हैं? जो नई कंपनियों से जो गाड़ियां बिकती हैं उस हिसाब से आंकड़े आते हैं। जो पुरानी मोटरसाइकिलें अगर उनको जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़ा और ज्यादा हो जाएगा। और उनका कहना है कि हमने आय प्रति व्यक्ति बढ़ा दी है। जो इंटरनेशनल डाटा है उसमें आय तुम्हारी कम हो गई है। हिंदुस्तान जो है वो बहुत पिछड़ गया है, उसकी जो जीडीपी है वो गिर गई है। इनको ज्ञान ही नहीं है, पता नहीं कैसे मंत्री बना दिए जाते हैं ये लोग। इनको जानकारी रखनी चाहिए, पूरी इंटरनेशनल डाटा रखना चाहिए कि तुम किस स्टेज पे खड़े हो, कितनी आय तुमने बढ़ा दी है। बेरोजगारी बढ़ गई है, भुखमरी बढ़ गई है, लाचारी बढ़ गई है। आज किसान जो है वो खेतों में अपना धान जला रहा है। आज हमारे यहाँ लखीमपुर खीरी में जो है मंडी में किसानों ने धान को आग लगा दी है। जो ये लोग कह रहे थे, जो किसान आंदोलन कर रहे थे, उनका ये विरोध कर रहे हैं कि नहीं वो बहुत सही का वो हम रेट देंगे और जो गवर्नमेंट रेट तय करेगी वो देंगे। तो धान का रेट क्यों नहीं दे रहे हो? धान का रेट तुम्हारा 2000 रुपए तय है तो तुम 1000 रुपए में भी कोई नहीं पूछ रहा है। किसान धान को आग लगा रहा है, आत्महत्या कर रहा है। ट्रैक्टर में डीजल चलता है, पंपिंग सेट में डीजल चलता है। जो किसान के पास मोटरसाइकिल है उसमें पेट्रोल चलता है। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो मोटरसाइकिल पे चलते हैं, पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं। और वो पेट्रोल जो है, जो आप कह रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम 30 रुपए में इसको बेचेंगे, डीजल को 25 रुपए में बेचेंगे, हम महंगाई कम करेंगे। लेकिन आज तुम्हारी सरकार को 7 साल हो गए और पेट्रोल का रेट जो है 100 के ऊपर पहुंच गया, 105 रुपए में पहुंच गया, डीजल भी सैकड़ा पहुंच गया। तो ये एक हिसाब से सरकार की नाकामी है, सरकार फेलियर सरकार है। और सरकार के मंत्री जो है वो अज्ञानी है, उनको उस्मानी साहब ने तमाम सारी बातें कही। हमने कहीं पे भी मंत्री जी के बयान का समर्थन नहीं किया, लेकिन उस्मानी जी ने 10-5 बातें और जोड़ दी, उसको बिल्कुल कहीं पे भी स्वीकार नहीं किया सकता है। बेरोजगारी है, भुखमरी है, लोग भूखे मर रहे हैं, किसान कर रहे हैं। सारे लोगों को चर्चा में शामिल कैसे? लेकिन वो तो देखिए हमने समर्थन नहीं किया। ऐसी बातें करने जाओ कहीं से पूरा मौका दूंगा, आप पूरा जवाब दीजिएगा। हमारे साथ दो हाथ में मान जुड़े हुए हैं, पहले उनको अभी रुक कर लेते हैं। सुरेंद्र अग्नोत्री जी क्या कहेंगे आप? आ रहा हूं उस्मानी साहब, आऊंगा, आपको भी मौका दूंगा। सुरेंद्र अग्नोत्री जी। जी, मंत्री का जो बयान है, जिस तरह भाजपा के प्रवक्ता उसको पार्टी का बयान नहीं मान रहे हैं, फिर भी ये कहा जाएगा कि मंत्री का बयान बचकाना है। उनको इस तरह की बात मीडिया के सामने या नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सारे लोग जानते हैं सरकार के आंकड़े हैं, कोई व्यक्तिगत आंकड़े नहीं है कि उत्तर प्रदेश या देश में जो है 35 से 40% लोग
दो पहिए वाहन या पेट्रोल डीजल के वाहनों के द्वारा सफ़र करते हैं और उन पर इसका असर पड़ता है। और आज जो महंगाई बढ़ रही है उसका मूल कारण भी अगर कहा जाए तो ये माना जा रहा है कि पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ रही हैं या डीजल की कीमत बढ़ रही है उसके कारण हमारे खाद्यान्न सामग्री से लगा के हर प्रकार की सामग्री पर असर पड़ रहा है। इसलिए एक तो मंत्री का बयान अच्छा नहीं है, इसकी तो निंदा होना ही चाहिए। और दूसरी बात ये करना चाहिए कि केंद्र सरकार को और प्रदेश सरकार को महंगाई पर लगाम लगाने के लिए तुरंत कार्रवाई करना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके, ये बहुत ज़रूरी है। और ऐसे मंत्रियों को एक बार कम से कम डांट तो लगाना ही चाहिए कि वो इस तरह से इस शब्द का प्रयोग ना करें, क्योंकि जनता जहाँ महंगाई की मार से परेशान है वहाँ उसके ऊपर मलहम लगाने की जगह उसको और कोड़े मारने जैसा एक बयान दे रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। ठीक है, ये एक कोड़ में खाद का काम कर रहा है, जो घाव है उस पर मरहम लगाने की जगह नमक डालने का काम कर रहा है। सत श्री अकाल पांडे जी, आप तो प्रोफेसर हैं सर, क्या कहेंगे आप इस बयान को लेकर के? जैसा कि हमारे साथी पैनलिस्ट ने कहा, निश्चित रूप से एक मंत्री का एक बड़ा दायित्व होता है, उत्तर प्रदेश जैसे सूबे का एक मंत्री, कि हम क्या एक सार्वजनिक मंच से क्या बयान दे रहे हैं। उन्हें यह सोचना चाहिए। इसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि 95% लोग कारों का इस्तेमाल नहीं करते या पेट्रोल का प्रयोग नहीं करते हैं। पेट्रोल का प्रयोग 95% लोग नहीं करते, लेकिन सरसों के तेल, अरहर, गैस का सिलेंडर, ये तो 95% क्या लगभग 100% के आसपास लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसके बारे में वो क्या कहना चाहेंगे? भारत में जो रोड का नेटवर्क है वो दुनिया में तीसरे नंबर का सबसे बड़ा नेटवर्क है। आप गडकरी जी की तारीफ करते हैं कि वो एक्सप्रेसवे, हाईवे बना रहे हैं, तो वो किस लिए बनाए जाते हैं? वो उस पर गाड़ियां चलेंगी ना, और वो गाड़ियां पानी से तो चलेंगी नहीं, वो पेट्रोल से चलेंगी। इसके अलावा पेट्रोल को और डीजल को हम अलग करके नहीं देख सकते। पेट्रोल अगर 100 को पार कर रहा है तो डीजल 100 के पास पहुंच रहा है। और जहां तक माल की ढुलाई है या अन्य जो हम ट्रांसपोर्टेशन है, जो सब्जी है, फल है, ये तमाम चीजों के दाम जो है उसकी वजह से बढ़ते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में सोचना चाहिए। मुझे अच्छा लगा कि केसी जैन साहब ने इस बयान से अपने आप को डिसोसिएट किया, लेकिन एक मंत्री के नाते वो क्या कहते हैं एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर, ये उन्हें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये निश्चित रूप से जो है एक इस रूप में इस तरह से प्रकट जनता के सामने इस बात को रखता है कि शायद उन्हें तथ्यों की जानकारी नहीं है, और या फिर अगर जानकारी है तो वो जो है एक गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। गैर जिम्मेदाराना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात का शब्द कहा सर आपने। ये गैर जिम्मेदाराना बयान है और विपक्ष भी इसी को लेकर के वार कर रहा है। केसी जैन साहब, अब आप बताइए कि कह रहे कि जी आपने पहले ही अपने आप को इस स्टेटमेंट से डिसोसिएट कर लिया, बात ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि पूरी कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल होती है एक मंत्री के अगर गलत काम करने से पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ता है। आपको लगता है कि जो आपने भी कहा कि उनको बुला करके उनको कहा जाएगा, ये थोड़ा जल्दी कर लेना पड़ेगा और लोगों को बताना भी पड़ेगा? देखिए आदरणीय प्रदीप जी, कई बार क्या होता है कि जब मीडिया सामने होती है और मीडिया से बहुत सारे सवाल जब आते हैं और वहाँ पे दिखाई पड़ रहा है जो बात कर रहे हैं कि बहुत सारे पत्रकार एक साथ तमाम सारे सवाल पूछ रहे हैं और वो उनका जवाब दे रहे हैं, तो ऐसे में कई बार क्या होता है कि उत्साह में या अपनी बात को चार चीजों के साथ जोड़ने में कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं। मंत्री हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, नहीं बिल्कुल बड़ा ओहदा है, कैबिनेट पूरी रिस्पॉन्सिबल होती है। प्रदीप जी देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने सही कहा कि 5% लोग चलते हैं, देखिए सारी चीजें सही है, लेकिन 5% लोगों के पास संसाधन है, इस बात को तो नहीं स्वीकार किया जा सकता कि आज के समय में गाड़ी और संसाधन 5% है, क्योंकि जिस प्रकार से मोटर व्हीकल और व्हीकल्स का कारोबार कंपनियों का बढ़ रहा है, तमाम सारी फॉरेन कंपनियां भी हमारे यहाँ भारत देश में हम विदेश से लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि आप आइए यहाँ बनाइए। ऐसे में इस चीज को, और अभी जो आदरणीय राजनीतिक विश्लेषक महोदय ने जो बात कहा कि आप नितिन गडकरी जी की तारीफ करते हैं कि भाई वो सड़कों को इतना बेहतर क्यों बना रहे हैं, हाईवे इतने अच्छे क्यों बन रहे हैं, तो है तो गाड़ियों के लिए ही, बिल्कुल लेकिन प्रदीप जी उन्होंने 4-5 बातें और भी कही जी, और जिस प्रकार से आप देखिए हर चीज की, नहीं उन्होंने 3 बातें जो कही है प्रदीप ठीक है, उस विषय पे ही चर्चा हो रही है, लेकिन होता क्या है कि जब अच्छे कामों को क्रिटिसाइज किया जाता है तो उसमें फिर क्या होता है कि हम जो काम कर रहे हैं जिसको आप स्वीकार कर सकते हैं
उन चीजों को फिर हम बड़ा चढ़ा के कहते पेट्रोल के हैं। दाम बढ़ाना अच्छा काम है। एक मिनट, मैं जवाब ले लूं? एक मिनट में सुनूंगा आपको। मैं जब 2-3 सवाल पेट्रोल जनता डीजल के की हैं। अभी जी। आपने एक कितने जनता- बड़बोलापन किया जी हमारे कितने कांग्रेस जनता- के मुझे साथी ने। 2-3 जनता के सवाल हैं। नहीं, जैसे अभी- जैसे सब सवाल सुन जी, जी। 3 सवाल पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। एक नंबर 1 कि 95% लोग गाड़ी नहीं चलाते हैं। नंबर 1 पेट्रोल और डीजल के दाम उतने नहीं बढ़े हैं जितनी लोगों की इनकम बढ़ गई है। ये इस बयान को भी आप किस अंदाज में देखते हैं? किस नहीं, तरह से प्रदीप जी, देखते हैं? हमने पहले ही कहा कि देखिए ये उनका अपना व्यक्तिगत बयान हो सकता है, लेकिन उसके साथ में उन्होंने 4 बातें और कही। कहा 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हो गया है और हम अगर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज भी दे रहे हैं, सबको और भी तमाम सारे संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, इलाज भी मुफ्त हो रहा है। हम लोगों को देखिए सुन लीजिए, आपको मौका दूंगा। ऐसे आपको मौका मिलेगा। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ। नहीं, आप क्या बताएंगे? आप पैसे में पेट्रोल बेच रहे थे, पैसे में पेट्रोल बेच रहे थे, आप पैसे में पेट्रोल बेच रहे थे। कितना झूठ बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं। 90 प्लस में आपके से पेट्रोल था और 7 साल बाद, अगर 7 साल बाद पेट्रोल के दाम आसन से दोनों लोगों से कहेंगे आसन से वाक्य का प्रयोग नहीं करें। ना 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 दोनों लोगों से कहेंगे आप लोग ना आसिफ साहब केसी जैन साहब दोनों लोग रुक जाइए। आसिफ जैन साहब ना आसिफ रिजवी साहब ना केसी जैन साहब आप भी रुकिए। आसिफ रिजवी साहब आप भी रुकिए। आप दोनों लोग ना आसिफ रिजवी साहब रुकिए भाई। केसी जैन साहब आप भी रुकिए। आप दोनों लोग रुकिए भाई। ना आसिफ रिजवी साहब रुकिए। दोनों लोगों से मेरा अनुरोध ये है आप बहस करिए। ना आसिफ केसी जैन साहब और आसिफ रिजवी साहब रुकिए भाई। और अरे इतनी गर्मी दिखा पेट्रोल डीजल के दाम लग रहे हैं, आप लोग इतनी गर्मी दिखा रहे हैं। ना आसिफ रिजवी साहब रुकिए। केसी जैन साहब दोनों लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अपनी बात रखिए। दोनों को भरपूर मौका दे रहे हैं, लेकिन असंसदीय भाषा का प्रयोग मत करिए, क्योंकि करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं। आपकी आवाज पूरी देश और दुनिया तक पहुंच रही है, बाहर विदेशों में भी पहुंच रही है। मेरा व्यक्तिगत अनुरोध आप लोगों से यही है कि आप लोग मेरा जवाब नहीं हम पीएम आसिफ रिजवी साहब हम पीएम केयर फंड की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। हम ना कैसी जनता रुकिए भाई, आप रुकिए दोनों लोग रुकिए।
हम यहाँ पर पीएम के आसिफ रिजवी साहब, हम पीएम केयर फंड की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात डीजल और पेट्रोल की कर रहे हैं। नहीं चलेगा, गलत असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं, आसिफ रिजवी साहब असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। ना फिर मैं कर रहा हूँ आसिफ रिजवी साहब, हम यहाँ पर पीएम केयर फंड का हिसाब लेने नहीं बैठे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के पर आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। 3 बयान है उपेंद्र तिवारी के। नंबर 1, वो कह रहे हैं कि 95% लोग पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल ही नहीं करते, जबकि किसान से लेकर नौजवान से लेकर के सभी लोग पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करते हैं। गाड़ियों के लिए बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ सके। बयान नंबर 2, वो कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम उतने नहीं बढ़े जितनी लोगों की तनख्वाहें बढ़ गई हैं। ये भी बयान है। तीसरा ये है कि नौकरी अब उन्हीं लोगों को मिलेगी जो सुटेबल होंगे, जो पढ़े लिखे होंगे, और वरना ऐसे बाकी लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये 3 बयान है उनके। हालांकि केसी जैन साहब वो अपने आप को डिसोसिएट करें इस बयान से। चर्चा जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नहीं बढ़ा है। अगर प्रति व्यक्ति आमदनी क्या है, इसे तुलना करेंगे तो अभी पेट्रोल डीजल के दाम बहुत कम है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक, और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। चल हट परे हट चल हट। और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ा है। अगर प्रति व्यक्ति आमदनी क्या है, इसे तुलना करेंगे तो अभी पेट्रोल डीजल के दाम बहुत कम है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। उस्मानी साहब का रुख करेंगे। उस्मानी साहब, केसी जैन साहब कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ने भी ये बात कही कि भाई 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। कोरोना काल था, लोगों को खाने के लिए दिक्कत थी, इसलिए 80 करोड़ लोगों को खाना दिया जा रहा है। फ्री वैक्सीन दी गई है, 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है फ्री वैक्सीन ने।
तो इन सब के लिए पैसा तो चाहिए ना। नहीं प्रदीप जी, एक सवाल मैं और जोड़ दूं। मैं बता दूं, मैं भी बता दूं। नहीं राइट टू फूड तो कांग्रेस पहले दे गया था। सपा वाले राइट टू फूड पहले दे दिया था। अरे भाई आप ही दोनों लोग डिबेट कर लेंगे उस्मानी साहब को। फूड पहले कांग्रेस। ठीक है उस्मानी साहब आपको आवाज मिल रही है? हाँ मिल रही है। उस्मानी साहब आपको आवाज मिल रही हो तो मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है और साथ ही साथ में 100 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीन दी गई है और अभी बाकी लोगों को भी दी जा रही है। पैसा तो चाहिए ना? नहीं पैसा चाहिए तो पैसा क्या मध्यम वर्ग की जेब काटेंगे? पैसा चाहिए तो मध्यम वर्ग की जेब काटेंगे? इन्होंने वादा क्या किया था? इनके संकल्प पत्र में ये वादा था कि हम जो है 2 करोड़ बेरोजगारों को साल में सरकारी नौकरी देंगे। इन्होंने एक नौकरी नहीं दी। इन्होंने संकल्प पत्र में वादा किया था कि जो महंगाई है इसका रेट कम करेंगे। लेकिन हम आपके उस सवाल जवाब पर आ रहे हैं। लेकिन जो लंबी गाड़ियों से चलते हैं वो मध्यम वर्ग के कहाँ हैं? वो तो या तो अपर क्लास है या तो एकदम सर्वोच्च क्लास के लोग हैं। जो 40% लोग मोटरसाइकिल पे चलते हैं, जो पत्रकार हैं, जो वकील हैं, जो मीडियम क्लास के व्यापारी हैं, जो नौजवान पढ़ाई करते हैं, जो मोटरसाइकिल पे चलते हैं, वो उद्योगपति नहीं है। इस सरकार ने उद्योगपतियों को तो मालामाल कर दिया। इन्होंने अडानी का कर्जा माफ कर दिया, इन्होंने अंबानी का कर्जा माफ कर दिया, इन्होंने अंडानी और अंबानी को हजारों करोड़ रुपए हम अभी उस पर बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात कही पेट्रोल और डीजल के दाम इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना है। 35,000 करोड़ निकाले वैक्सीन देने के लिए। पैसा कहाँ से आएगा? प्रदीप जी सुनिए तो आप बात, हम वही गणित समझा रहे हैं आपको। आप समझिए तो जितना पैसा वैक्सीन में नहीं लगा है, जितना पैसा अनाज में नहीं लगा है, ये अनाज गोदामों में जो सड़ रहा था वो गरीबों को ये दे रहे हैं। ये जो अडानी और अंबानी को हजारों करोड़ रुपया माफ किया है, जो उनको सब्सिडी दी है, जो इन्होंने हवाई अड्डे बेचे हैं, जो इन्होंने रेलवे स्टेशन बेचे हैं, जो इन्होंने गेल बेचा है, जो इन्होंने तेल बेचा है, जो इन्होंने एयरपोर्ट बेचे हैं, वो पैसा कहाँ गया? इसका जवाब नहीं है ना। ये पैसा गरीबों की जेब से पैसा निकालेंगे। जो मोटरसाइकिल पे चलते हैं किसान, जो किसान और नौजवान। आपके अहमद जी कहते हैं हमें ठाकुरों का और ब्राह्मणों का वोट नहीं चाहिए। ना जैन साहब ये मामला वो नहीं है। जैन साहब ना आप दूसरी तरफ ले जा रहे हैं डिबेट को। ना वो उससे रिलेटेड ही नहीं है। मैं आपके पास जैन साहब किसानों की चर्चा कर रहे थे, किसानों की चर्चा कर रहे थे, किसान बर्बाद हो रहा है और आप तो फर्जी किसान बन करके यहाँ विधानसभा के सामने आपके समाजवादी पार्टी के लोग आलू ला के डाल रहे थे, पकड़े गए, गिरफ्तार हुए, गाड़ी बरामद हुई, तो कहीं आपको समाजवादी पार्टी की ही नहीं है। तो सरकार को बदनाम करने की आपकी चाल और जो मंशा है, अरे तो वो कर रहे हैं तो आप भी करोगे। समाजवादी भाजपा भी लुटेगी। जैन साहब रुकिए भाई, आसिफ साहब मैं आपके पास जाऊंगा। जैन साहब आप भी रुकिए जी, आप दोनों लोग रुकिए भाई, आ रहा हूँ। जैन साहब ठीक है, हमने किया, आपने क्या काम किया किसानों के लिए? 26,000 करोड़ रुपया बांटने के लिए गए, 14,000 करोड़ रुपया बाकी है, कर्ज माफ कर दिया, 14,000 करोड़ रुपया कर्जा बाकी है। आसिफ जैन साहब मैं आपके पास आऊंगा, पूरा मौका दूंगा आपको। आ रहा हूँ, रुकिए जरा पहले उस्मानी साहब एक मिनट। लखीमपुर में किसानों को जो गाड़ियों से रौंदा है वो कौन लोग थे? जरा इनसे पूछिए। जो किसानों को गाड़ियों से रौंद दिया है, जो 10 किसानों की हत्या की है, वो कौन लोग थे? इनसे जरा पूछिए। भारतीय जनता पार्टी के हम इस समय किसानों की बात हम किसानों को रौंदने की बात नहीं कर रहे। कैसे जैसा आ रहा हूँ आपके पास में, हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। किसानों को रौंदेंगे। उस्मानी साहब अखिलेश जी ने ट्वीट किया, उसमें कहा कि थार में तो पेट्रोल और डीजल पड़ता है, इसका क्या मायने निकाले जाए? जी अब माने यही निकाले, वही थार यही बता रहे हैं कि किसानों को रौंद रही है जी, किसानों को रौंद गई थार। वो थार जो थी वो यहाँ जिंदा फूक रहे थे पुलिस कर्मियों को, उसके विरोध में आप पुलिस कर्मियों को जिंदा फूक रहे थे।
भारतीय जनता पार्टी को आपको शर्म से दूर बनना चाहिए। आप संकल्प पत्र खोलिए अपना, आप अपना संकल्प पत्र खोलिए। आप आसिफ साहब बात कर लेंगे, आसिफ साहब मैं आपको आऊंगा सबकी गिरफ्तारी होगी, फिर कहेंगे कि धरना प्रदर्शन करते हैं तो हमारी गिरफ्तारी हो जाती है जी। हमें आवाज नहीं बुलंद करने देते हैं, आवाज बुलंद करेंगे जिंदा फूंक देंगे पुलिस कर्मियों को आप। और आप तो वो लोग नहीं तभी नहीं यही सरकार में बैठे लोग गन्ना किसानों पे आपने लाठीचार्ज कराया था, जब यही बैठे अरे शरम खाओ। अभी 14,000 करोड़ रुपया बाकी है, अभी 14,000 करोड़ रुपया किसानों का बाकी है। किसान आंदोलन कर रहे हैं, तुमको शर्म आनी चाहिए। ठीक है भाई, तुम कोई बकरा नहीं छोड़ के गए थे। अरे उस्मानी साहब आप भी डिबेट को दूसरी ओर ले जा रहे हैं और केसी जैन साहब तो चाहते ही है कि हम जो विकास करके ठीक है, दोनों लोगों को रुकना पड़ेगा दोनों। उस्मानी साहब रुकिए, मैं आपको बता रहा हूँ जी। बेटियों की लाशें मिलती थी सरकार, ठीक है क्या होता है, बेटियों की लाशों को जला देते हैं, जाती है। भारतीय जनता पार्टी का उन्नाव में बलात्कार करता है, मोदी की पीठ दबाते हैं। जो बलात्कार भारतीय जनता पार्टी का विधायक जो है उसको पार्टी से नहीं निकालते। भारतीय जनता पार्टी का सांसद, उन्नाव का सांसद जाता है जेल में मिलने के लिए बलात्कारी विधायक से। अरे ये क्या बात कर रहे हैं, हाथरस के जमाने में हुआ है तो में इनका सांसद बलात्कारी विधायक के यहाँ जाता है और जिस महिला के साथ बलात्कार होता है उस महिला को जेल भेज देते हैं, उसके पिता की कस्टडी में हत्या कर देते हैं। ठीक है, आप दोनों की अगर बात, आसिफ साहब आपकी बात, जैन साहब रुकिए भाई, आसिफ साहब आप भी रुकिए, दोनों लोग रुकिए। मैं शशिकांत पांडे जी का रुख करूंगा। शशिकांत पांडे जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं और बाकी लोग भी कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है और वैक्सीनेशन का काम पूरे देश में चल रहा है, 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। इन सब चीजों के लिए तो पैसा चाहिए ना, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इससे? ठीक है प्रदीप जी कि ये जो सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर 100 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन कराया या जो मुफ्त पे अनाज बांटा, हम एक वेलफेयर स्टेट है और ऐसे में स्टेट का यह दायित्व है कि वो जनता के हितों के लिए काम किए। ये अप्रिशिएबल है कि उन्होंने ये काम किया, लेकिन हमें थोड़ा सा पीछे जाकर के भी देखना होगा कि वैक्सीनेशन से पहले जब कोरोना का सेकंड फेज है, क्योंकि चर्चा होगी तो सारी बातों पे चर्चा होगी, उसमें जो है जो स्थिति थी और बिल्कुल जो है लोग अस्पतालों के गेटों के बाहर और ऑक्सीजन की कमी और दवाइयों की कमी और उससे जो लोगों की मौतें हो रही थी, तो वो भी एक बड़ा हृदय विदारक मंजर था। और उसकी जो है खास तौर से जो गरीबों के ऊपर जो है मार पड़ी है, इसने जितना हम सभी जानते हैं कि कोरोना की वजह से और कितनी बेरोजगारी आई है। बात कर लीजिए, आपको जवाब दूंगा जी, मौका। और इन परिस्थितियों में अगर एक महामारी आ जाए उसके लिए व्यवस्था करना सरकार का काम है। जैन साहब, पांडे साहब को पूरी बात रख लेने दीजिए, आपको भी मौका दूंगा। आसिफ साहब भाई रुकिए, पांडे साहब बहुत सीनियर आदमी, सुन लीजिए उनको, काम आएगा। शशिकांत जी अपनी बात कर लीजिए अपनी। जी, मेरा ये कहना था कि देखिए किसी भी घटना को हमें जो है संपूर्णता में देखना होगा। चर्चा का हमारा विषय था पेट्रोल और डीजल और उस पर एक गैर जिम्मेदाराना बयान। हम कहीं न कहीं विषयांतर भी कर रहे हैं, लेकिन मैं प्रदीप जी जरूर कहना चाहूंगा कि वो सरकार ने वैक्सीनेशन का काम किया, बिल्कुल अच्छी बात है। सरकार से यह उम्मीद भी की जाती है और सरकार ने ये अच्छा काम किया, लेकिन साथ ही साथ जो ये महंगाई बढ़ रही है और जिसका कि जो गरीब परिवारों के ऊपर जो असर पड़ रहा है, क्योंकि अब खाने की वस्तुएं महंगी होने लगी। पेट्रोल और डीजल को तो हम देख ही रहे हैं, जब जो आपके रसोई घर का जो एक जो आम चीज आवश्यकता है, जब दाल के दाम बढ़ने लगे, जब वो आपके तेल के दाम बढ़ने लगे, तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय हो जाता है। और सरकार का दायित्व है कि वह जो है सभी का ख्याल रखे। ऐसा नहीं है कि अगर हम ठीक है, अभी उस्मानी साहब ने कहा कि अगर सब्सिडी दी गई जो उद्योगपति थे, तो फिर गरीबों के बारे में भी सरकार का ही दायित्व है कि वो उनके बारे में सोचने का काम भी वही करेगी और इस पर तीखे प्रश्न होंगे और सरकार को जवाब देना होगा।
बिल्कुल ठीक बात, ठीक है केसी जैन साहब जी। देखिए आप पहली जी बात तो ये है कि जहाँ तक गरीबों की बात है, गरीबों को राशन मुक्त है, गरीबों को 6,000 रुपए जो किसान हमारे हैं उनके अकाउंट में पहुंच रहा है, गरीबों को ये आधा सच है, ये आधा सच है। चैनल पे बैठ के झूठ नहीं बोलने दिया जाएगा, ये आधा सच है। आप झूठ तो आप आधा सच बोल रहे हैं। 90 पीएम केयर फंड में आपने अरबों रुपए लिया, आप उसका हिसाब नहीं दे रहे हैं, उससे वैक्सीनेशन कर रहे हैं आप। चोर हिसाब और आप क्या बोलेंगे, तो आप हिसाब नहीं देंगे, हम चोर हैं। ना ये नहीं चलेगा भाई, ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। कुछ नहीं बनाया, हमने रेलवे बनाया, भेज रहे हो, हम प्लेन लेकर आए, भेज रहे हो, हम एलआईसी लेकर आए, भेज रहे हो, हमने बैंक को जो है राष्ट्रीयकरण किया, आप उसको प्राइवेट कर रहे हो और आप बात कर रहे हो। हमने एक बनाया, आप उसके अंदर नहीं कर पा रहे हो। आज कितने ऑक्सीजन शर्म आनी चाहिए, आज कितने शर्म पीएम केयर फंड का हिसाब नहीं दिया, ऑक्सीजन की कमी आप क्यों चोर हैं, इतने हिसाब नहीं दे रहे हो। आपने कुछ किया होगा, आप चोर हो, इतने पीएम केयर फंड का हिसाब नहीं दे रहे हो। क्यों कमी होती है? पीएम केयर फंड का हिसाब क्यों नहीं दे रहे हो? ऑक्सीजन की कमी पीएम केयर फंड में कितना पैसा 20 लाख करोड़ में आपने खर्च किया, वैक्सीनेशन क्यों नहीं करा? 20 लाख करोड़ में कहां से पीएम केयर फंड का वैक्सीनेशन क्यों नहीं करा? 20 लाख करोड़ में कहां से आया? पेट्रोल में पैसा क्यों ले रहे हो? 20 लाख करोड़ में डीजल पेट्रोल में पैसा क्यों ले रहे हो? देखिए डीजल पेट्रोल में पैसा क्यों ले रहे हो? झूठ क्यों बोल रहे हो? यही मैं कह रहा हूँ, ऐसे नहीं यही मैं कह रहा हूँ। पीएम केयर फंड का जो पैसा आया उससे आप पैसा मांग रहे हो। ये चैनल को बैठकर जनता से मांग रही है। 3 लाख रुपए पीएम केयर फंड का पैसा आप खा रहे हो, आप क्यों नहीं कह रहे हो? हिसाब होगा पीएम केयर फंड का। 3 लाख रुपया पीएम केयर फंड का हिसाब होगा। बताइए पेट्रोल क्यों लूट रहे हो? पेट्रोल क्या आप हल्ला मचाओगे, आप चोरी करोगे, आप बलात्कार करोगे महिलाओं के साथ और बीजेपी विधायक को सपोर्ट करोगे, आपके साथ खड़े रहो। बिना सिर्फ आप चैनल में झूठ बोलोगे और आप कहोगे ऐसा नहीं है। पीएम केयर फंड में आपने पैसा दिया, उससे आप कर रहे हो। जवाब देंगे। अरे क्या आप राशन की बात कर रहे हो? राइट टू फूड तो कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी। बचा लीजिए, राइट टू फूड कौन लेकर आई? अभी 2 सीटें ये कांग्रेस पार्टी की, ये कांग्रेस राहुल पार्टी गांधी को अपने लात मार के जनता ने सरकार में भगाया उत्तर प्रदेश से। ये देखिए लात मार, लात ये इनकी भाषा चली है, जनता ने यही लात मार के भाषा भगाया। चली है, ये चोरों को लात यही मार के भाषा भगाया। चली है इनकी। ये पीएम केयर फंड का चोरी करेंगे, भूल उसका जाइएगा, हिसाब नहीं देंगे और इल्जाम लगाएंगे। दोबारा आप आने वाले नहीं है, हिसाब दो ना, दोबारा आने वाले आप ठीक है, इसीलिए इनके साथ जुदाई मार रहे ठीक हैं। है चोरों को भाई लात मार के आसिफ भगाया साहब, जनता ने। ना जैन साहब रुकिए। चोरी करते पकड़ा गया, उत्तर प्रदेश पीएम केयर फंड का चोरी कर रहे भगा हैं, दिया वायनाड हिसाब भाग के नहीं राहुल दे रहे, गांधी। पीएम केयर फंड का चोर है, राहुल गांधी वायनाड को जो हिसाब न दे वो चोर है। क्यों भाग के वायनाड? भाई राहुल अरे भाई ऐसा नहीं चलेगा, रुकिए आ रहा हूँ। अरे भाई हमारे साथ और भी मेहमान है, केसी जैन साहब, आसिफ रिजवी साहब, आप दोनों लोग रुके। ना ये नहीं चलेगा भाई, चोर है पीएम केयर फंड का हिसाब ना नहीं दे रहे। ये नहीं चलेगा, रुके भाई आ रहा हूँ, रुके, दोनों लोग रुके भाई। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी बैठे, जैन साहब रुकिए भाई, जैन साहब, केसी जैन साहब रुकिए, आसिफ साहब आप भी रुकिए, दोनों लोग रुकिए, दोनों लोग रुकिए भाई, आ रहा हूँ, रुकिए आ रहा भाई, ऐसा नहीं चलेगा भाई, ये 1-to-1 डिबेट नहीं चलेगी, 1-to-1 डिबेट नहीं चलेगी। हमारे साथ में सुरेंद्र अग्नोत्री जी भी हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुरेंद्र अग्नोत्री, केसी जैन साहब रुकिए भाई, आ रहा हूँ भाई, आसिफ रिजवी साहब रुकिए, आ रहा हूँ, रुक जाइए, रुकिए आ रहा हूँ, आप दोनों लोग रुकिए, दोनों लोग रुकिए, मैं आ रहा हूँ। आप हम सुरेंद्र अग्नोत्री जी के पास हैं। अरे रुकिए भाई, अरे जैन साहब रुकिए भाई, जैन साहब रुकिए, आसिफ रिजवी साहब रुकिए, आप दोनों लोग रुक जाइए। अग्नोत्री, अरे भाई बहुत वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, अग्नोत्री साहब उनको सुनिए भाई, आप लोग वरिष्ठ अग्नोत्री हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको भी सुन लीजिए, काम आएगा उनको भी। सुरेंद्र अग्नोत्री जी, आप क्या कहेंगे कि ये जो बयान है वो कि अब जो लोग पढ़े लिखे होंगे, जो एलिजिबल होंगे, उन्हीं को रोजगार मिलेगा, सबको रोजगार नहीं मिलेगा। 13 करोड़ लोग बीपीएल के नीचे चले गए हैं, लोग बड़ा हास्यास्पद ले रहे बयान को, आप कैसे देखते हैं इस बयान को? मंत्री जी, मुझे तो लगता है मंत्री जी को पता ही नहीं है कि राज्य की परिकल्पना क्या होती है, राज्य का उत्तरदायित्व क्या होता है। कल्याणकारी राज्य का उत्तरदायित्व है, चाहे पढ़ा लिखा हो, बिना पढ़ा लिखा हो, कोई भी व्यक्ति जो राज्य के अंदर निवास करता है उसके सुख साधन, उसके लिए नौकरी की, उसके लिए दवाई की व्यवस्था करना राज्य का कर्तव्य है। जब राज्य का कर्तव्य है तो पढ़े लिखे को भी नौकरी मिलेगी, बिना पढ़े लिखे को नौकरी मिलेगी, जो जिस योग्य होता है उस योग्य उसको नौकरी दी जाती है। लेकिन अगर मंत्री कहते हैं पढ़ा लिखा नहीं होगा तो नौकरी नहीं देगी, तो ये उनको, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि उनको मंत्री कैसे बना दिया गया। जो जिस व्यक्ति को कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना की जानकारी नहीं है, बिल्कुल वेलफेयर स्टेट के बारे में तो कम से कम पता होना चाहिए ना। बिल्कुल अगर देखा जाए
तो भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी विकट स्थिति का सामना कर रही है। भाजपा को नंबर बढ़ाने के चक्कर में लोग ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं लगातार कि वो भाजपा का ही नुकसान कर रहे हैं। उनको ये पता नहीं है कि 2022 का चुनाव आ रहा है और चुनाव में जनता जो महसूस कर रही है, क्या होता है कि आप कुछ भी कहते रहे उससे प्रभाव नहीं पड़ता, जनता क्या महसूस कर रही है उससे प्रभाव पड़ता है। नहीं, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा कि किसान कितना % किसान डीजल का इस्तेमाल करता है? किसान डीजल का इस्तेमाल करता है ना सर? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जी। हमारे अगर देश में देखा जाए तो 75% किसान डीजल के द्वारा ही पानी की सिंचाई करते हैं। 25% लोगों के पास बिजली की साधन है या सौर ऊर्जा के द्वारा उनको पंप मिले हुए हैं, उससे लेके 75% तो किसान डीजल का प्रयोग करता है। इसीलिए तुरंत डीजल की कीमत बढ़ने के साथ आप मार्केट में जो कीमतें बढ़ती हैं उसका तुरंत प्रभाव पड़ता है। इसलिए डीजल और पेट्रोल दोनों चीज़ों पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। अगर इस पर नियंत्रण नहीं किया तो महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, हर चीज़ की महंगाई बढ़ेगी और मध्य वर्ग क्या उच्च वर्ग से लगा के निम्न वर्ग तक सब पर असर पड़ेगा। और एक कल्याणकारी राज्य के लिए ये भी कर्तव्य, ये नहीं कह सकते कि आपके राज्य में बढ़ा के नहीं बढ़ा। अगर भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तो 35% डीजल बढ़ गया है, या पेट्रोल की कीमत में देखा जाए तो 35% तब से अब तक बढ़ गई है। और जबकि प्रति व्यक्ति आय जो हुई है वो 15 से 17% की आय की वृद्धि हुई है। तो अगर इसका अंतर को देखा जाए, किसी भेदभाव के इसे पार्टी का सवाल नहीं है कि, लेकिन व्यक्ति की अगर देखा जाए तो व्यक्ति का सवाल है। तो अगर इतना अंतर बढ़ता जाएगा तो लोग क्या करेंगे? उनके सामने बड़ी विकट स्थिति का सामना करना पड़ेगा। इसलिए एक चीज और समझना चाहूंगा, आपने बड़ी बेबाकी से सारी चीजों को रखा कि डीजल के दाम बढ़ने से ट्रक के दाम बढ़ जाते हैं और उससे पूरी महंगाई बढ़ जाती है। क्या यही कारण है कि आज हर चीजें महंगी हो रही है? आंकड़ों में तो महंगाई कम हो रही है, लेकिन वास्तविकता में लोगों को बहुत दुश्वारी आ रही है। टमाटर लाल हो रहा है, प्याज के दाम कहाँ जा रहे हैं, आलू कहाँ जा रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। क्या लगता है ये इसी वजह से है क्या? नहीं, मूल कारण तो यही है कि कीमतें बढ़ने के साथ हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। और दूसरा एक और स्थिति पैदा हुई है सरकार में कि जो 3/7 धारा का प्रयोग करके जमाखोरी को रोका जाता है उस पर भी विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उसके कारण ये देख रहे हैं प्याज 3 दिन के अंदर अंदर 50 तक पहुंच गई है। तो प्याज की जमाखोरी भी बड़ी तेजी से हो रही है। 3/7 की धारा या लगाया जाता था कि लोग व्यापारी उसका संग्रह ना करें, लेकिन ये भी व्यवस्था हो रही। तो कीमतें आज इस बार सरसों का तेल का देखिए, आश्चर्य की बात है कि सरसों की पैदावार में कोई कमी नहीं आई। सरसों की पैदावार का अगर आंकड़ा उठा के देंगे तो पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष 2% ज्यादा पैदावार हुई है। लेकिन अगर कीमतों की ओर देखें तो 200-250 तक सरसों का तेल पहुंच गया। इसमें मुख्य कारण क्या है कि बड़े बड़े व्यापारियों ने बड़ी संख्या में सरसों की खरीद कर ली और मार्केट में वो अपने हिसाब से बेच रहे हैं। तो इसमें जमाखोरी पर जब तक सरकार नियंत्रण नहीं करेगी और तो तब तक जनता को एक चीज ये भी है, कह रहे हैं कि पूरा ये जो तेल का सिस्टम है वो अडानी के पास में है। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या ये सच बात है क्या? नहीं, इसमें अडानी का नाम तो हम किसी पार्टी लेंगे नहीं, लेकिन एक विशेष बात जो मुझे समझ में आई है कि केंद्र सरकार ने एक नीति जो लागू की है कि खुला तेल बेचा नहीं जाएगा। अगर इस तरह की परंपरा इस देश में लागू कर देंगे तो निश्चित ही तेलों की कीमतें इतनी आगे बढ़ जाएंगी। पहले क्या होता था, हमारे जनपद में जो साहू जाति के तेली जाति के लोग थे वो अपना स्पेलर लगाए होते थे या कोल्हू का बैल लगाए होते थे, उस पर हम लोग जाके तेल लाते थे। अगर वो खुला तेल लाते थे वो शुद्ध भी होता था और साफ भी हमारे सामने बनता था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि साहब हम तो पैक बंद ही बेच पाएंगे। इस तरह की अगर ये परंपरा इस देश में आती है तो बहुत ही तो वो किसान जो छोटे छोटे व्यापारी हैं वो पैक्ड कहाँ से बेचेंगे? ये बड़ी बात होगा। और जो ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। बिल्कुल आएंगे, शशिकांत पांडे जी का रुख करेंगे। शशिकांत पांडे जी, अग्निहोत्री सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि आमदनी तो 15% बढ़ी है लेकिन बाकी चीजें 35% के हिसाब से महंगाई बढ़ गई है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? आपके पास में तमाम डाटा है, क्या ये डाटा सही है? जी बिल्कुल, अग्निहोत्री जी की जो सूचना है वो बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर की तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन वो बिल्कुल सही बात है और इन बातों को हर कोई महसूस कर सकता है। आप बाजार में जाएं, उदाहरण के लिए बिल्डिंग मटेरियल्स के अगर आप चीज देखें, लोहा है, स्टील है, तो न केवल खाने पीने की वस्तुएं, अन्य सामानों के भी दाम कोविड के बाद से बहुत तेजी से बढ़े हैं। और कोई ऐसा नहीं हुआ है कि हर कोई लग्जरी आइटम्स ही खरीदता है और वो उसको अफोर्ड कर सकता है। हमारे यहाँ भारत जो है एक विकासशील हमारी अर्थव्यवस्था है और हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा परसेंटेज, अगर हम उत्तर प्रदेश की भी बात करें तो एक बहुत बड़ी आबादी हमारी अभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन जीवन जीती है। तो ऐसे में अगर बुनियादी आवश्यकता की चीजों के दाम बढ़ते हैं और उस पर अगर सरकार जल्दी से जल्दी लगाम नहीं लगाती है तो निश्चित रूप से जो है वो
आम जनता की नाराजगी को जो है वो चुनाव में उसे जो है झेलना पड़ेगा। तमाम केसी जैन साहब ने तमाम गिनाए कि सरकार ने विभिन्न योजनाओं को की शुरुआत की है, निश्चित रूप से शुरुआत की है और वो कुछ जनता तक पहुंची भी है, लेकिन एक अगर हम एक जनरल अगर एक हम परसेप्शन देखें जनता में जो एक महंगाई को लेकर के, तो अभी जो है वो महंगाई का एक बड़ा व्यापक असर है और उससे जो है वो जनता जो है वो त्रस्त दिखाई पड़ रही है। ठीक है, ठीक है। उस्मानी साहब आपके पास आ रहा हूं, छोटा छोटा जवाब चाहिए क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। आपको क्या लगता है कि जो मंत्री जी ने बयान दिया है, अब सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को उनसे कहना चाहिए कि अपना बयान वापस लें, उनके खिलाफ जो भी अनुशासित कार्रवाई हो सकती है वो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो ये महंगाई है इसको कम किया जाए। जो जनता के ऊपर बोझ पड़ा हुआ है, जो डीजल और पेट्रोल के रेट जो भाग रहे हैं, तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार जो टैक्स ले रही है इसके ऊपर, उसको टैक्स को फ्री करे। उस टैक्स को टैक्स को फ्री करेगी तो कम से कम 30-30, 35-35 रुपए रेट कम हो जाएगा। और जब रेट कम हो जाएगा तो सरकार ये कहती है कि राज्य सरकारों को भी टैक्स कम करना चाहिए। राज्य सरकारें भी भरपूर टैक्स ले रही हैं। जी, राज्य सरकार भी भरपूर टैक्स ले रही है और केंद्र सरकार भी भरपूर टैक्स ले रही है। दोनों टैक्स ले रही है। हमने अरे सुनिए तो, हमने 5 साल तक वो काम किए हैं जिनके तुम फीता काट रहे हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे 100 नंबर हो। नहीं वो छोड़ दीजिए। क्या अरे भाई काम किए हैं तो उसका परिणाम भी मिल गया है। उस्मानी साहब वो छोड़ दीजिए। अभी फिलहाल ये बताइए, सवाल ये है कि राज्य सरकारें भी बहुत ज्यादा टैक्स ले रही है, केंद्र सरकार भी ले रही है, टैक्स जनता रही है, तो दोनों को ही टैक्स कम करना चाहिए ना। बिल्कुल टैक्स कम करना चाहिए, वही तो मैं कह रहा हूँ, इनको टैक्स कम करना चाहिए और इनको दूसरी सरकारों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। इन्होंने जनता के हित में शपथ ली है सरकार चलाने की, जनता को गाड़ी से कुचलने की शपथ नहीं ली है। और आपने किसके हित में शपथ ली? ना कैसी जनता, मैं आपके बता रहा हूँ जी। ठीक है उस्मानी साहब, आसिफ साहब आपकी बात, क्या करना चाहिए आपको? विपक्ष की मांग क्या है? नरेगा कांग्रेस लेकर आई थी, उस नरेगा के नहीं क्या लेकर वो छोड़ दीजिए। अभी मंत्री जी के बयान को लेकर के आपकी क्या डिमांड है वो बताइए, समय बहुत कम है। नरेगा कांग्रेस लेकर आएगी तो ये विरोध कर रहे थे, आज नरेगा के माध्यम से ही ये रोजगार दे रहे जी। कांग्रेस राइट टू फूड लाई थी, आज उसी की चर्चा। अरे भाई आप पूरा बताएंगे तो वो क्या भूगोल बताएंगे, आप इतिहास बताएंगे, कैसी जनता भूगोल बताएंगे, हम इतिहास और भूगोल में फंस जाएंगे। वही बता रहा हूँ जी, मेरी बात सुनिए। जी जी देखिए, सबसे पहले ये करना चाहिए जो इन्हें देश की जनता से पैसा पीएम का फंड मिल गया उसका हिसाब जी, और जनता के सामने पूरा हिसाब रख के जनता के उसमें एडवाइस है जी, क्योंकि ये पूरी तरह से फेलियर है। हर चीज के लिए इनको जब तक जनता बताएगी नहीं, इनकी आंखें खुलेगी जी, और इनको करना कुछ नहीं चाहिए। अब जो करेगी जनता करेगी, इनकी विधाई करेगी इस देश से। ठीक है शशिकांत जी, आपको क्या लगता है कि इस जो बयान है मंत्री जी का, उसका पटाक्षेप कैसा होना चाहिए? अगर जैसे इस डिबेट में पार्टी की तरफ से केसी जैन साहब ने थोड़ा बड़ा दिल दिखाया और उन्होंने कहा कि पार्टी, ये उनका व्यक्तिगत बयान है। मुझे लगता है कि अगर मंत्री जी भी थोड़ा बड़ा दिल दिखाए और अगर इस बात को स्वीकार करें कि वो एक आवेश में आकर के और शायद वो थोड़ा उनकी तरफ से बड़बोलापन हो गया था, तो यह स्वीकार हो सकता है। अदरवाइज एक मंत्री से निश्चित रूप से उम्मीद की जाती है कि वो जो भी बयान देते हैं सार्वजनिक मंच से, तो वो जिम्मेदारी के साथ अपना बयान दें। ठीक है अग्नु सुरेंद्र जी। नहीं, मंत्री को चाहिए कि तुरंत इस बयान को वापस लें, क्योंकि जनता के साथ साथ इनकी सरकार का भी अपमान हो रहा है और केंद्र सरकार का भी अपमान हो रहा है। क्योंकि सबको पता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार सड़कें बना रही है, लोगों को इतनी सुविधाएं दे रही है, और उसके बाद ये कहते हैं कि हमारे देश में 95% लोग गाड़ियों का उपयोग ही नहीं करते हैं, पेट्रोल का उपयोग ही नहीं करते। तो ये अपने आप में एक हास्यास्पद स्थिति पैदा कर दी है सरकार के सामने और खुद अपने आप के प्रति उन्हें इस बयान को वापस लेना चाहिए। ठीक है जैन साहब। देखिए प्रदीप जी, पहली बात तो ये कि आज जिस प्रकार से 100 करोड़ संख्या पहुंच गई वैक्सीनेशन की, तो मैं जनता को धन्यवाद दूंगा कि जनता ने इस महामारी से बचने के लिए। आसिफ साहब समय जी, फंड के नाम पे पैसा खाएंगे। आसिफ साहब समय समाप्त। ना आसिफ साहब कैसी जनता को बात पूरी कर लेने दीजिए, हमने आपको पूरा मौका दिया। जी जी ठीक है जी, हमसे आपने कहा, हमने सिर्फ उसके ऊपर बिल्कुल बयान किया। ठीक है। बात ये है जी कि जो बात रही महंगाई की और
ये 2013-2014 में पेट्रोल 86 रुपए लीटर बिक रहा है। नहीं, बात वो नहीं है। बात केसी जैन साहब, आखिरी फाइनल कमेंट हम आपका मंत्री जी के लिए चाहेंगे। जी ठीक है, आसिफ साहब बात जी। अगर 7 साल में अगर कुछ रेट बढ़े हैं तो महंगाई सब तरफ। मंत्री जी के लिए बताइए ना, केसी जैन साहब, मंत्री जी के लिए बात करें जी। ऐसे नहीं चलेगा जी। आप लगातार बोल रहे हैं, आपका लास्ट स्टेटमेंट में मैंने आपको बोलने दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप बात में ना बोल रहे जी। आप झूठ बोलना पड़ेगा, झूठ बोल रहे हो, झूठ कुछ बड़ा है, जो झूठे बकता है आप नोटबंदी में हिसाब कैसे कह रहे हो? नोटबंदी में भी तो हिसाब मांग रहे हैं, जनता मेरी हिसाब देखिए, आपको हिसाब मांगेंगे, आपको बहुत हिसाब देना पड़ेगा, आपको ये हमारी छुट्टी है और जवाब देना पड़ेगा, जवाब देंगे, अब आप नानी की बात आने वाले दोगे, नहीं दोगे तो जेल में जाओगे, नानी की बात आने वाले। ठीक है भाई, तैयारी कर लो, समय हमारे पर इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो विपक्ष की ये मांग है कि कम से कम मंत्री जी को अपना ये बयान वापस लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये गलत बयानी की है, इस बात में कोई शक नहीं है। और इससे न सिर्फ उनकी छवि को नुकसान हो रहा है, बल्कि सरकार की छवि को भी आघात लग रहा है। और 2022 का चुनाव एकदम सामने है, रण एकदम सामने है, और ये रण महाभीषण है। इसमें छोटी छोटी बातें लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। जैसे बिहार के चुनाव में एक सेंटेंस ने, मोहन भागवत के एक सेंटेंस ने पूरा परिदृश्य बदल दिया था। तो कहीं ये जो वक्तव्य है वो भी सरकार के लिए घातक ना साबित हो जाए, पार्टी के लिए घातक ना साबित हो जाए। ऐसे में अच्छा यही होगा, उचित यही होगा कि मंत्री जी अपने बयान को वापस ले लें। इसमें ही उनकी उदारता होगी, उनका बड़प्पन दिखाई देगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।